निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अटल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस रणनीतिक सुरंग का निर्माण जास्कर श्रेणी को काटकर किया जा रहा है। दूसरा, यह सुरंग पूरे वर्ष मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ेगी। और तीसरा, सुरंग का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आपको बताना है कि अटल सुरंग के बारे में स्टेटमेंट 1, 2 और 3 में से कौन सा सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बहुत चर्चा में रहता है ये अटल सुरंग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी सही जवाब देंगे और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब केवल स्टेटमेंट जो सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट रॉन्ग है और थर्ड रॉन्ग है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इस रणनीतिक सुरंग का निर्माण जास्कर श्रेणी को काटकर किया जा रहा है, नहीं। जो इसका निर्माण है वो पीर पंजाल, आपने नाम सुना होगा, मैंने मैपिंग की क्लास में भी बताया था, पीर पंजाल श्रेणी उसको काटकर किया जा रहा है। आपको याद होगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे वो मैंने आपको बताया था। दूसरा, यह सुरंग पूरे वर्ष मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ेगी, बिल्कुल सही है। तीसरा, सुरंग का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, नहीं। इस सुरंग का जो निर्माण है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। ये BRO है क्या, कैसे काम करता है, ऑलरेडी इस पर मैं MCQ की सीरीज़ में क्वेश्चन बना चुका हूँ। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, ये PIB की खबर है, 5 मई की खबर है। ये आप देख सकते हो, रक्षा मंत्रालय BRO लॉकडाउन का अच्छा उपयोग करते हुए अटल सुरंग के काम में डटा रहा और इसे सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना है। तो जिसका टारगेट है सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक पैराग्राफ ये पढ़ेंगे, हम एक पैराग्राफ लास्ट वाला पढ़ेंगे, यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। ये देखिए, सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रृंखला में रणनीतिक अटल सुरंग का काम, जो कि निर्माण के महत्वपूर्ण चरण में है, को पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ से दो चीज़ निकल के आई कि BRO द्वारा, दूसरा हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रृंखला को काट के, पीर पंजाल। ये खबर आई हमारे सामने, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली। अब ये देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अटल सुरंग का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवंबर और मई, हर साल नवंबर और मई के बीच पूर्ण रूप से बर्फ से ढके रहने के कारण मनाली सरचू लेह मार्ग प्रत्येक वर्ष 6 महीनों के लिए बंद रहता है। तो बेसिकली क्या है, सर्दियों के टाइम में अत्यधिक बर्फबारी के चलते नवंबर और मई के बीच पूर्ण रूप से बर्फ से ढक जाने के कारण जो मनाली और सरचू लेह मार्ग क्या हो जाता है, 6 महीने के लिए बंद रहता है। और वैसे भी हमारी ये लोकेशन है वो काफ़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुरंग पूरे वर्ष मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ेगी और मनाली रोहतांग दर्रा सरचू लेह मार्ग की सड़क की लंबाई को 40 किलोमीटर तक कम कर देगी। ठीक है, तो ये बात आई इसमें कि किसको, मनाली को किससे जोड़ेगी, ये लाहौल घाटी से। ये महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारी आई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साथी SATHI स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्कीम के अंतर्गत स्थापित केंद्र में MSME और स्टार्टअप की ज़रूरतों के लिए समर्पित उपकरण उपलब्ध है, जिनकी सहायता से प्रोटोटाइप विकसित किए जा सकते हैं। दूसरा, यह टेक्सटाइल मंत्रालय की एक पहल है। अब आप बताइए कि साथी स्कीम के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। पहला कथन, तो देखते इसमें क्या लिखा है, स्कीम के अंतर्गत स्थापित केंद्र में जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और जो स्टार्टअप्स की ज़रूरतों को समर्पित बहुत सारे इक्विपमेंट है इसमें, और जिनकी सहायता से बहुत सारे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। ठीक। दूसरा, क्यों गलत हुआ कि MSME मंत्रालय की एक पहल नहीं है, ये पहल है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
इस साल विशेषकर कोविड-19 के बाद डीएसटी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे काम कर रहा है डीएसटी। मुझे लग रहा है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसटी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कोई इनिशिएटिव आ सकती है। पूरा हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो काम करता है, वो हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहना चाहिए। अब ये साथी है क्या, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, SATHI। ये साथी है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ये साथी की फुल फॉर्म है। अब देखो इसके साथ साथ आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा एक साथी, SAATHI, और आपने नाम सुना होगा साथ। इन दोनों के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। चलो एक बार साथी और साथ है क्या, इसको भी जान लेते हैं। एक साथ मेरे साथ जुड़े रहना आप। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथी पे। साथी, ठीक है, ये साथी क्या है? बेसिकली ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की एक पहल है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो साथ, इस वाले साथ देखो, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है SATHI, और जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको SAATHI, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, इसका जो फुल फॉर्म है, अगर एग्ज़ाम में आ सकती है, ये सस्टेनेबल, लिखते रहेंगे, एंड एक्सीलरेटेड अडॉप्शन ऑफ efficient textile technology to help small industries। देखो ये तो है साथी, किसकी पहल है? ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की। अब जो जैसे मैंने बताया था, एक है साथ, SATH, उम्मीद कर रहा हूँ इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये किसकी इनिशिएटिव है? नीति आयोग की। और बेसिकली ये साथ है क्या, मैं बता देता हूँ। साथ की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। बेसिकली इसके तहत नीति आयोग क्या करेगा? जो एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा का पूरा क्या लेके आएगा? रूपांतरण के जरिए 3 रोल मॉडल स्टेट्स को डेवलप किया जाएगा, के जरिए फ्यूचर में 3 रोल मॉडल स्टेट्स विकसित किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब साथी भी पता चल गया। ये किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथी ये भी पता चल गया, और साथ, तीनों के बारे में ही हमें पता चल गया। आगे चलते हैं फिर से वापस अपने क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोविड-19 के संकट से स्पष्ट हुआ है कि डीएसटी किस प्रकार गहन विज्ञान के निर्माता के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, तो आप देख सकते हैं डीएसटी के सचिव है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी। उन्होंने यहाँ पे देखो साथी केंद्रों के बारे में जिक्र किया है। ये साथी है क्या, किस तरह से स्कीम काम करती है, वो मैंने ऑलरेडी आपसे प्रश्न पूछ लिया। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से मैंने एक स्टेटमेंट लिया है कि साथी केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि 125 करोड़ की लागत से प्रत्येक साथी केंद्रों का निर्माण किया गया। तो ऐसे में साथी है क्या, तो वो पता होना ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके साथ प्रत्येक केंद्र में एमएसएमई और स्टार्टअप की ज़रूरतों के लिए समर्पित उपकरण रहेंगे, जिनकी मदद से आप प्रोटोटाइप तेज़ी से विकसित किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है?
और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में असम राज्य में लगभग 3000 स्वाइन अर्थात सुअर ASF से मृत हो गए अर्थात अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। दूसरा, ASF की मृत्यु दर लगभग 100% है तथा इसका कोई इलाज न होने के कारण इसके संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका इन्हें मारना, जिसको कल बोलते CULL। तीसरा, यह मानव के लिए घातक है क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। अब आपको बताना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट वाज फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड है रॉन्ग। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे कि असम राज्य में लगभग अभी 3000 के करीब जो स्वाइन को जो है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से मृत पाए गए, उनकी मृत्यु हो गई और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है 100% बताई जाती है। इसका मतलब एक बार अगर ये हो जाता है तो इससे बचने का इलाज नहीं है और इसका इलाज न होने के कारण क्या होगा, एक स्वाइन से दूसरे में न फैल जाए तो क्या होगा, उसके संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका ये होता है कि उनको आप कल कर दीजिए, उनको मार दीजिए। इसको कल यूज़ किया जाता है उसके लिए शब्द, इस कल शब्द को याद रखेंगे, कल। तीसरा स्टेटमेंट है मानव के लिए घातक है क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। नहीं, ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल इसका संक्रमण होता है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य को इससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हुआ गलत। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है असम स्वाइन फीवर डेथ टोल राइजेज। आप देख सकते हैं द एनिमल डिजीज हैज़ नेवर बीन रिपोर्टेड इन इंडिया बिफोर, मतलब इस डिजीज़ को बोला जाता है अब से पहले इंडिया में ये रिकॉर्ड नहीं की गई। आप देख सकते हैं द आउटब्रेक ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर अमिड द कोविड-19 पैंडमिक, मतलब कोविड-19 तो है ही है, उसी के बीच में अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी आ गया। हैज़ क्लेम्ड मोर देन 2900 डोमेस्टिक पिग्स, मतलब जो घरेलू पिग्स है उनकी क्या हुई, इससे डेथ हुई है। ऑल्दो द वेटनरी ऑफिशियल सेड द रेट ऑफ डेथ हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट 48 आवर, मतलब पिछले 48 घंटों में कम हुआ है, लेकिन ये एक चिंताजनक सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नो वैक्सीन। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी मिनिस्टर अतुल बोरा सेड कॉम्बैटिंग अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाज प्रूविंग टू बी ए चैलेंज सिंस नो वैक्सीन और मेडिसिन हैज़ बीन डिस्कवर्ड। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, महत्वपूर्ण हो जाती है प्रीलिम्स के रूप में। अब देखिए, जो ये असम स्वाइन फीवर या इसको आप बोल सकते हो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, मोर्टेलिटी रेट इज़ ऑलमोस्ट 100%। इसकी जो मृत्यु दर है 100% है। द फोकस इज़ ऑन प्रिवेंटिंग द डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड वी हैव वर्कड आउट सम प्लान्स इन कंसल्टेशन विद द ऑफिशियल्स। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की बात कही है। ऑप्शंस है केरल, गुजरात, गोवा और दिल्ली। बहुत ही आसान सवाल है, सब सही जवाब देंगे इसका। काफ़ी चर्चा में है ये 2 दिनों से और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए द हिंदू में आज के फ्रंट पेज की खबर है ये 70% मार्कअप फेल टू डैम्पन डेलाइट स्पिरिट, मतलब 70% जो रेट बढ़ाने के बावजूद भी लिकर पे डेलाइट्स की जो स्पिरिट्स है उसको ये 70% का जो फ़ी हाइक की गई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है ये वाइन को लेके। तो आप देख सकते हैं डिस्पाइट ए स्पेशल कोरोना फी 70% ऑफ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ लिकर बोटल्स, मतलब जो अल्कोहल और लिकर की बोटल्स है उस पर 70% रिटेल प्राइस पे स्पेशल कोरोना फी लगाई गई है। कैपिटल में स्कोर्स ऑफ बायर्स गैदर आउटसाइड लिकर वैन ऑन ट्यूसडे। आप देख सकते हैं अभी तो यही प्रश्न उठ रहा है, क्या लिकर पे इस तरह से छूट देना कोविड-19 के टाइम पे माना जा रहा है कि ये इससे इकोनॉमी को क्या सपोर्ट मिलेगा, तो क्या ये सही स्टेप है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि जो सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया और अन्य राज्य सरकारें भी इस बात पर विचार कर रही है, आपको क्या लगता है
कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, इसको लेके क्या क्या चैलेंजेस है। अगर आप में से कोई बता सकता है तो ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है लीकर वाला वो कैसा है, आप उसको फेवर करोगे या उसके अगेंस्ट में हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे चलते हैं। ये देखिए 5276819998 OR2 जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। ए, नासा द्वारा गोल्डीलॉक्स जोन में खोजा गया एक नवीन ग्रह है। दूसरा, एक क्षुद्र ग्रह जो हाल ही में पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा। तीसरा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा पृथ्वी से दूसरे सबसे नज़दीक तारे को दिया गया नाम। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है 5276819998 OR2 का संबंध ए, बी, सी या डी से किससे है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये एक क्षुद्र ग्रह है जो हाल ही में पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जो कब 29 अप्रैल के दिन ये पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा है, 29 अप्रैल 2020। और ये लगभग कितनी दूरी से गुजरा है, ये 6.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा है। अब देखते हैं क्या थी ये खबर। एस्टेरॉइड 5276819998 OR2 टू पास विद इन 6.3 मिलियन किलोमीटर टू अर्थ। एस्ट्रोनॉमर सेज इट लुक लाइक ए कोविड-19 फेस मास्क। दिखने में कैसा लगता है, कोविड-19 के फेस मास्क के जैसा लगता है। ओके, ये याद रखेंगे हम इसको, एस्टेरॉइड 5276819998 OR2। आगे चलते हैं। ये देखिए आर्कटिका एम सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण एवं जलवायु को मॉनिटर करेगी। दूसरा, यह सैटेलाइट वर्ष 2020 के अंत तक यूनाइटेड किंगडम द्वारा लॉन्च की जाएगी, जांच की जाएगी लिख दिया यहाँ पे, टाइपिंग एरर हो गया, ये लॉन्च रखेंगे, की जाएगी। अब आप बताइए कि आर्कटिक एम सैटेलाइट के बारे में स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। पहला कथन बिल्कुल सही कि ये आर्कटिक क्षेत्र में वहाँ के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगी, बिल्कुल सही है। ये आर्कटिक एम सैटेलाइट, देखो नाम भी क्या है, आर्कटिक से ही है। यह सैटेलाइट वर्ष 2020 के अंत तक यूनाइटेड किंगडम द्वारा लॉन्च की जाएगी। नहीं, इसको 2020 के अंत तक किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, रूस द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। देखो बेसिकली आपने सोचा होगा कि आर्कटिक क्षेत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतने ज़्यादा रिसर्च वहाँ पे किए जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए। मैं आपको बता देता हूँ कि पोलर जो रीजन है हमारा, ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन में जो वहाँ की क्लाइमेट स्टडी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके कारण क्या है, पहली बात तो ये कि अगर वहाँ से जो आइस डिप्लीट होती है, अगर आइस वहाँ की डिप्लीट होती है, जो बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का क्षरण होता है, तो बेसिकली उससे क्या होगा, उससे मीथेन रिलीज़ होगी, यहाँ से मीथेन रिलीज़ होगी। और मीथेन अगर रिलीज़ होती है तो वो किस में कंट्रीब्यूट करेगी, ये करेगी क्लाइमेट चेंज में। पहला कारण। दूसरा, अगर मैं बात कहूँ, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी में आपने देखा होगा वहाँ पे कि ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो आइस है वो रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन को। तो क्या करती है आइस, रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को ये रिफ्लेक्ट करती है। तो इससे क्या होगा, अब अगर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है और अगर आइस पिघल जाती है तो अब वो सोलर रेडिएशन क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और तो क्या होगा, वो सोलर जो रेडिएशन आएगा वो एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा उसका क्या हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा उसका अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, टेम्परेचर, सी टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
अगर सी टेम्परेचर बढ़ता है, इस सी टेम्परेचर के बढ़ने का रिजल्ट क्या होगा, समुद्री जो ओशियन एसिडिफिकेशन, ये भी क्या होगा, इससे बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये भी फिर किसको, ग्लोबल वार्मिंग में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए पोलर रीजन की क्लाइमेट स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या प्रभाव पड़ रहा है कि ओवरऑल मेरीन लाइफ पे, ओवरऑल हमारे जो पूरे अर्थ का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात महत्वपूर्ण रहेगी। ये जानकारी अगर इस तरह से प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में किए जाने वाले जो अनुसंधान अक्सर क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप याद रखेंगे अगर बर्फ़ पिघलती है तो मीथेन रिलीज़ होगी, उससे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलेगा। सोलर रेडिएशन बेसिकली आइस रिफ्लेक्ट करती है, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होगा तो समुद्री जल द्वारा उसका अवशोषण किया जाएगा, जिससे सी टेम्परेचर बढ़ेगा और ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा। ओके, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, रशिया टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट इन 2020। 2020 में रशिया द्वारा क्या, आर्कटिक क्लाइमेट के स्टडी के लिए पहली सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और सैटेलाइट का नाम क्या है, आर्कटिक एम सैटेलाइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आर्कटिक एम सैटेलाइट। बेसिकली इसको पहले शेड्यूल कब किया जाना था, द सैटेलाइट वॉज इनिशियली शेड्यूल टू लॉन्च इन 2019 बट वॉज डिलेड टू 2020। तो पहले इसको 2019 में छोड़े जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसको कब लॉन्च किया जाएगा, 2020 में, और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिसंबर 2020 के आसपास इसको लॉन्च किया जाए। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार, और इस बार ये इम्पोर्टेंट रहेगा, बताऊंगा क्यों। पुलित्जर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पुरस्कार अखबार, ध्यान से पढ़ना, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और हाल ही में वर्ष 2020 में एडिटोरियल कार्टूनिंग के क्षेत्र में तीन भारतीय है कौन, छानी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। पहला कथन बिल्कुल सही है, अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। हाल ही में वर्ष 2020 में तीन भारतीयों को, छानी आनंद है जिसमें मुख्तार खान है और डार यासीन है, इनको अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो क्षेत्र एडिटोरियल कार्टूनिंग का नहीं है। वो क्षेत्र कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है फीचर फोटोग्राफी। फीचर फोटोग्राफी, इस क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, चलिए बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, ये जोसेफ पुलित्जर, बेसिकली इन्होंने इसको 1917 में स्थापित किया गया और जोसेफ पुलित्जर ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार के बारे में प्रावधान किए थे। ठीक है, अब ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये बात याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अब वर्ष 2020 में जो ये अवार्ड दिया गया है, कुल मिला के ये 23 क्षेत्रों में दिया गया, जिसमें से एक क्षेत्र है फीचर फोटोग्राफी, जिसमें 3 भारतीयों को दिया गया। ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और ये जो तीनों के तीनों जिन भारतीयों को अवार्ड मिला है, तीनों भारतीय है, उनको किस क्षेत्र में दिया गया, मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, फीचर फोटोग्राफी। ओके, और ये तीनों किससे जुड़े हुए थे, तीनों भारतीय, ये जुड़े हुए थे एसोसिएट प्रेस से। एसोसिएट प्रेस से जुड़े हुए तीनों भारतीय थे जिनको अवार्ड मिला। और जो अवार्ड जो किसके द्वारा दिया जाता है, पहली बात ये ईयरली अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है,
ये प्रेजेंट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। तो जोसेफ पुलित्जर याद रखेंगे 1917 में स्थापित किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वर्ष 2020 में 23 क्षेत्रों में दिया गया। उनमें से एक क्षेत्र है फीचर फोटोग्राफी, जिसमें 3 भारतीयों को दिया गया और वो तीनों एसोसिएट प्रेस से जुड़े हुए थे। एक वार्षिक अवार्ड है और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। वापस चलते हैं। ये देखिए, अब ये प्रश्न क्यों बनाया गया, ये देखिए आज के पीआईबी में प्रकाशित खबर है। 5 इंडियन फोटोग्राफर्स मेक इट टू पुलित्जर विनर्स लिस्ट। बेसिकली 5 भारतीयों को पुलित्जर लिस्ट में क्या दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। अब इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे 3 भारतीय है वो एपी से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, एपी का नाम है एसोसिएट प्रेस। The 3 photographers from Associated Press were recognized for their work in feature photography category for their striking image on life in Jammu and Kashmir after the state special status was revoked। मतलब जैसे ही अगस्त के महीने में पिछले साल में जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था, रिवॉक किया गया था, उससे बाद में उनके बाद के घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो घटनाओं के लिए फोटोग्राफी की, जिनके लिए इनको ये सम्मान दिया गया फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में। उसके अलावा 2 और भारतीय थे, मैं आपको बता देता हूँ, जो किससे जुड़े हुए थे। ये ड्यूटर्स फोटोग्राफ है, अनुश्री फडणवीस और अदनान अबीदी। ठीक है, उनको ये मिला, उसके साथ मतलब उन दोनों को नहीं मिला, उनके साथ एक पूरी टीम थी। तैनूर सियू, अमार अवार्ड, ये सारे लोग थे, इनको भी मिला। और इनको किस कैटेगरी में मिला था, ये इनको मिला था ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी की कैटेगरी में। तो बेसिकली 5 इंडियंस को मिला, 3 को मिला किस कैटेगरी में, फीचर्स फोटोग्राफी की कैटेगरी में, और जो 2 को मिला वो ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी की कैटेगरी में। आगे चलते हैं। इसलिए इस साल क्योंकि भारतीयों को मिला है, हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछे यूपीएससी की पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखना, मैंने बताया अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना। इस साल कितने क्षेत्रों में दिया गया, 23 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा एक शक्तिशाली कैरियर रॉकेट नाम है लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया गया। ऑप्शंस है रूस, अमेरिका, चीन और इजराइल। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आज के द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में है ये खबर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एक पावरफुल कैरियर रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। देखते हैं क्या था इस प्रश्न का आधार। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर है। चाइना लॉन्चेस न्यू लार्ज कैरियर रॉकेट, नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 5B। याद रखेंगे इसको हम। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे वंदे भारत मिशन एवं समुद्र सेतु मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों में फंसे श्रमिकों को उनके होम स्टेट अर्थात गृह राज्य में पहुंचाया जाएगा। दूसरा, समुद्र सेतु मिशन के द्वारा ओवरसीज़ देशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। आपको बताना है कि वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सही जवाब देंगे। ओके, चलो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अब ये देखिए, 3, 4, 5 मई का हमारा एक अभ्यास प्रश्न था प्रोटॉन थेरेपी के ऊपर। प्रोटॉन थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, इसमें कैंसर के उपचार के लिए एक्सरेज की जगह प्रोटॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा, हाल ही में दिल्ली में भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। नहीं, ये इसका उद्घाटन दिल्ली में नहीं किया गया, इसका उद्घाटन किया गया चेन्नई में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा, इसमें लिखा है कि भारत प्रोटॉन थेरेपी चिकित्सा प्रदान करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत चौथा देश नहीं,
अब 16वां देश बन गया है जहां पे प्रोटॉन थेरेपी दी जाती है। तो कुल मिला के इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।